अमीर बहू के मायके में बसे लालची ससुराल वाले। ये कहानी है अमीरी, लालच और रिश्तों की। कैसे कुछ लोग एक बहू को उसके पैसों से आंकते हैं और कैसे वही बहू उन्हें इंसानियत का असली मतलब सिखा देती है। इस कहानी में गांव की परंपरा, शहर की चमक दमक और लालच से भरी मानसिकता का ऐसा चित्रण है जो दिल छू जाता है। राजेश्वरी एक बेहद संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता जगत नारायण जी शहर के नामी उद्योगपति थे। बेटी से उन्हें बहुत प्यार था, लेकिन राजेश्वरी जमीन से जुड़ी, संस्कारी और अत्यंत सीधी सादी थी। उसने अपनी इच्छा से एक गांव के साधारण परिवार के बेटे राघव से शादी की। राघव BA पास था और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। राजेश्वरी की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी थी। सब कहते, इतनी बड़ी अमीर लड़की, इतना सीधा सादा घर, जरूर कोई मतलब होगा। पर सच्चाई ये थी कि राजेश्वरी ने सच्चा रिश्ता और सादगी देखकर ही राघव को जीवन साथी चुना था। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते। सास सुमित्रा देवी और ससुर हरिराम जी थोड़ा संकोच में रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बहू बहुत अमीर घर से आई है। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें ये समझ आया कि बहू तो सारे काम खुद करती है, घमंड छू तक नहीं गया, तो उनका व्यवहार बदलने लगा। अब सासू माँ हर बात में मायके की संपत्ति का जिक्र करती। बिटिया, अपने पापा से कहो न हमारे खेत के पास वाली जमीन भी खरीद लें, तब तो बड़ी हवेली बन जाएगी। ससुर जी हर समय यही कहते। जगत नारायण जी से कहो, राघव के लिए एक कार दिलवा दें। मास्टर जी को भी रुतबा दिखाना चाहिए। राघव शर्म से चुप हो जाता, लेकिन सास ससुर का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। राजेश्वरी को ये सब बहुत खलता था। फिर एक दिन सास ससुर और राघव तीनों ने मिलकर प्रस्ताव रखा। देखो बहू, तुम्हारा मायका तो बड़ा शहर में है, तुम वहीं चलो, हमें वहीं रहना है, तुम्हारे पापा के साथ। राजेश्वरी चौंक गई। आप सब मेरे मायके में रहना चाहते हैं? हाँ बहू, तुम्हारे पापा के पास इतने बंगले हैं, हमें एक दे देंगे, हम वहीं रहेंगे और तुम भी आराम से रहोगी। गांव का क्या है, यहाँ कौन सा सुख है। राजेश्वरी ने राघव की ओर देखा, लेकिन वो भी चुप था। राजेश्वरी ने सोचा, ये लोग अब मेरे पापा की दौलत पर जीना चाहते हैं, मुझे अपनी माँ और पिता को इन सब से बचाना होगा। राजेश्वरी ने बड़ी समझदारी से मायके आने का बहाना बनाया। सास ससुर और राघव भी साथ आ गए। जगत नारायण जी ने सबका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी का ससुराल अब स्थायी रूप से उनके घर में डेरा जमाने आया है। हरिराम जी ने पूछ लिया, जगत नारायण जी, अगर बुरा न माने तो हमें आपकी कोठी के पीछे वाला बंगला दे दीजिए, बस सुकून से रहेंगे। सुमित्रा देवी ने कहा, बहू की सास हूँ, कुछ तो हक है मेरा इस घर में। जगत नारायण जी ने अपनी बेटी को अलग ले जाकर पूछा, बेटी, क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी मर्जी से है। राजेश्वरी की आंखों में आंसू थे। पापा, अब मुझे कुछ करना होगा, आपकी इज्जत को इन लालचियों से बचाना है। अगले दिन राजेश्वरी ने सबको नाश्ते पर बुलाया और बोली, मैंने फैसला किया है, आप लोग मेरे पापा के घर में नहीं रह सकते। अगर आप सबको कोई मदद चाहिए, तो मैं काम करके दूंगी, लेकिन मेरे पापा की मेहनत की कमाई पर कोई और नहीं जिएगा। सास गुस्से से बोली, बहू, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पापा हमारे भी तो कुछ लगते हैं। राजेश्वरी ने दृढ़ता से जवाब दिया, रिश्ते खून से होते हैं, लालच से नहीं। मैंने आपको माँ बाप माना था, लेकिन आपने मुझे सिर्फ धन की थैली समझा। फिर उसने राघव की ओर देखा। राघव, क्या तुम भी मेरे साथ नहीं चलोगे अपने पैरों पर खड़े होने?
राघव की आंखें झुक गईं। माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। अब मैं तुम्हारे साथ चलकर मेहनत करूंगा। राजेश्वरी और राघव ने शहर में किराए का छोटा घर लिया। राजेश्वरी ने सिलाई शुरू की और राघव ने एक ट्यूशन सेंटर खोल लिया। धीरे धीरे दोनों ने अपनी मेहनत से नाम और इज्जत कमाई। सास ससुर को भी समझ आ गया कि रिश्ते सम्मान से निभाए जाते हैं, लालच से नहीं। कुछ वर्षों बाद वे खुद गांव लौट गए और वहां की छोटी दुकान संभालने लगे। रिश्ते दौलत से नहीं, भावना और सम्मान से चलते हैं। लालच से पनपे संबंध अंततः टूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई और आत्मसम्मान से बना रिश्ता सदैव अटूट रहता है। अमीर बहू के मायके में बसे लालची ससुराल वाले। भाग 1 में आपने पढ़ा कि कैसे अमीर बहू राजेश्वरी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने मायके को लालच से बचाया और खुद मेहनत से जीवन की नई शुरुआत की। अब प्रस्तुत है भाग 2, जिसमें उसके सास ससुर को अपने लालच का पछतावा होता है और वे बहू से माफी मांगते हैं। यह भाग रिश्तों की मरम्मत, क्षमा और पुनः निर्माण की कहानी है। गांव लौटकर सुमित्रा देवी और हरिराम जी ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बहू और बेटे को केवल लालच के कारण खो दिया। पहले तो गांव वालों ने ताने मारे, देखो, अमीर बहू को दौलत के लिए तंग किया और अब अकेले पड़े हैं। हरिराम जी ने दुखी होकर अपनी पुरानी दुकान फिर से खोल ली, लेकिन अब शरीर जवाब देने लगा था। सुमित्रा देवी हर दिन बहू की याद में रोती। एक दिन उन्होंने कहा, हमने बेटी जैसी बहू को सिर्फ पैसों से तौला, अब भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। इधर शहर में राजेश्वरी की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी सिलाई का काम अब एक बुटीक में बदल चुका था। लोग उसकी डिजाइन की हुई साड़ियां और कुर्तियां पसंद करने लगे थे। राघव की ट्यूशन क्लासेस भी अब मशहूर हो गई थीं। वे दोनों अब न सिर्फ आत्मनिर्भर थे, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने लगे थे। लेकिन एक खालीपन था, माँ बाप की कमी। रात को राजेश्वरी कभी कभी पुराने दिनों को याद करके सोचती, क्या वाकई सास ससुर बदल गए होंगे क्या? उन्हें अब भी हमारी परवाह है। एक दिन राजेश्वरी को एक डाकिया एक पुरानी, कांपती हुई लिखावट में लिखी चिट्ठी देता है। वह सुमित्रा देवी की चिट्ठी थी। प्यारी बहू राजेश्वरी, हमने तुझे तकलीफ दी, तेरा अपमान किया और खुद को रिश्तों से गरीब बना लिया। अब हमें न दौलत चाहिए, न बंगला, बस एक बार तुमसे माफी मांगनी है। तेरी याद में हर दिन जलते हैं। अगर संभव हो तो हमें देख जाना। तेरी माँ सुमित्रा और पापा हरिराम। राजेश्वरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिट्ठी राघव को दिखाई। राघव ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलिए राजेश्वरी, अब हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। कुछ ही दिनों में राजेश्वरी और राघव गांव लौट आए। वहां की हालत देखकर उनका दिल भर आया। हरिराम जी बहुत कमजोर हो चुके थे। सुमित्रा देवी की आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। जैसे ही बहू घर के आंगन में पहुंची, सुमित्रा देवी जमीन पर गिरते गिरते बोली, बहू, माफ कर दे, हमने तुझे बहुत सताया। राजेश्वरी ने उन्हें उठाया और उनके आंसू अपने आंचल से पोंछे। माँ जी, आपने जो किया वो समय था, पर आज जो कर रही हैं वो इंसानियत है। मैं आपको माफ करती हूँ। हरिराम जी भी रो पड़े। हमने धन मांगा था, पर आज समझ आया कि असली दौलत तो तुम जैसी बहू होती है। अब गांव में ही राजेश्वरी ने एक महिला सिलाई केंद्र खोल दिया और सासू माँ को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी। हरिराम जी को गांव की लाइब्रेरी का संरक्षक बना दिया गया। राघव ने गांव में भी एक शिक्षण केंद्र शुरू किया। गांव के लोग अब कहते थे, देखो, अमीर बहू ने खुद अपने रिश्तों को बचाया और अपनों को भी संभाला। राजेश्वरी की हिम्मत, क्षमा और प्यार ने एक टूटे परिवार को फिर से जोड़ दिया।
कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए गुस्से से नहीं, माफी से काम लेना पड़ता है। लालच से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन पश्चाताप और क्षमा से फिर जुड़ भी सकते हैं। अमीर बहू के मायके में बसे लालची ससुराल वाले। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे अमीर बहू राजेश्वरी ने लालची ससुराल वालों को माफ किया, रिश्तों को जोड़ा और नया जीवन शुरू किया। इस तीसरे भाग में सास बहू की जोड़ी गांव की औरतों के जीवन को बदल देती है। ये भाग आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। राजेश्वरी अब गांव में रहने लगी थी, लेकिन एक बात ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। गांव की महिलाएं घर के कामों में तो लगी थीं, लेकिन उनमें से अधिकतर के पास अपनी पहचान या आमदनी का कोई जरिया नहीं था। सुमित्रा देवी भी अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे भी चाहती थी कि गांव की औरतों को कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बने। एक दिन राजेश्वरी बोली, माँ जी, क्यों न हम यहाँ एक महिला प्रशिक्षण केंद्र खोलें। हम गांव की बहनों को सिलाई, अचार बनाना, पापड़, अगरबत्ती जैसे काम सिखा सकते हैं। सुमित्रा देवी मुस्कराए, बहू, तू अब मेरी गुरु है। जैसे तूने हमें बदला, वैसे अब हम मिलकर गांव को बदलेंगे। राजेश्वरी ने अपने मायके से पुरानी सिलाई मशीनें मंगवाई और गांव की चौपाल के पास एक छोटा सा हॉल किराए पर लिया। वहां सास बहू महिला प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी गई। पहले दिन केवल 4 औरतें आईं। सब झिझक रही थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि खुद सास बहू मिलकर चाय बना रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं और मशीन पर काम सिखा रही हैं, तो धीरे धीरे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 2 महीने में केंद्र में 25 महिलाएं जुड़ गईं। कोई रक्षाबंधन के लिए राखियां बना रही थी, कोई साड़ी पर कढ़ाई कर रही थी, तो कोई स्वादिष्ट आम के अचार की बोतलें भर रही थी। गांव के सरपंच जी ने एक दिन बुलाया और बोले, राजेश्वरी बिटिया, तुमने जो किया है वो कोई छोटा काम नहीं। तुम और तुम्हारी सास गांव की बेटियों को नया रास्ता दिखा रही हो। पंचायत में पहली बार महिलाओं का मेला लगा। राजेश्वरी और सुमित्रा देवी ने वहां स्टॉल लगवाए। घर का बना अचार, हाथ से बनी राखियां, सिलाई कढ़ाई के कपड़े, अगरबत्ती और दिए। गांव के बाहर से भी लोग खरीदारी करने आए। महिलाएं खुशी से झूम उठीं। अब जो औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वे अपने पैरों पर खड़ी थीं। एक दिन राजेश्वरी ने देखा कि एक नई बहू अपने सास को केंद्र ले आई। वो बहू बोली, माँ जी कहती थी कि सास बहू साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन जब मैंने राजेश्वरी बहू और उनकी सासू माँ को देखा, तो यकीन हो गया सास बहू एक टीम भी बन सकती है। राजेश्वरी की आंखें भर आईं। सुमित्रा देवी ने बहू को गले से लगा लिया। अब सास बहू सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थीं। जिला अधिकारी भी आए और केंद्र की तारीफ की। एक बड़ी संस्था ने महिला उद्यमिता के लिए इन्हें सम्मानित किया। हरिराम जी ने गर्व से कहा, जिस बहू को हमने सिर्फ पैसों का जरिया समझा था, आज वही पूरे गांव की रोशनी बन गई है। राजेश्वरी ने मुस्कराकर कहा, जब सास बहू मिल जाएं, तो सिर्फ रोटियां ही नहीं, जिंदगियां भी पकती हैं। रिश्तों में बदलाव लाना संभव है, बशर्ते उसमें प्रेम, क्षमा और संकल्प हो। और जब महिलाएं एकजुट हो जाएं, तो वे सिर्फ घर नहीं, पूरा समाज बदल देती हैं। 3 भागों तक आपने पढ़ा कि कैसे राजेश्वरी और सुमित्रा देवी ने अपने टूटे रिश्तों को जोड़ा, गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब भाग 4 में कहानी मोड़ लेती है जब शहर की एक बड़ी फैशन कंपनी राजेश्वरी को लाखों का ऑफर देती है, लेकिन क्या वह गांव छोड़कर जाएगी? यही है इस भाग की भावनात्मक और प्रेरणादायक यात्रा।
एक दिन एक चमचमाती एसयूवी गांव में आकर रुकी। उसमें से उतरी एक आधुनिक महिला, मिस नीलिमा कपूर, जो अर्बन थ्रेड डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ थीं। उन्होंने सास बहू प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया और कढ़ाई वाले कपड़े, अचार और हस्तनिर्मित राखियों को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने राजेश्वरी से कहा, आप जैसे टैलेंट की हमें जरूरत है। अगर आप हमारे साथ मुंबई चलें तो हम आपको क्रिएटिव डायरेक्टर बना सकते हैं। 1 लाख महीना सैलरी, फ्लैट, कार, सब मिलेगा। गांव की औरतें ये सुनकर दंग रह गईं। कुछ खुश थीं, कुछ उदास। सुमित्रा देवी चुप थीं, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उस रात राजेश्वरी बहुत उलझन में थी। राघव ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो? राजेश्वरी बोली, ये तो हर किसी का सपना होता है, पर मैं उन औरतों को कैसे छोड़ दूं जिन्होंने मुझसे जीना सीखा। माँ जी ने मुझ पर विश्वास किया, क्या मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं? सुबह सुमित्रा देवी आई और कहा, बहू, तू जाना चाहती है तो जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मगर याद रख, तुझे देखकर गांव की बेटियां बदल रही हैं। तू जा तो सकती है, पर तेरी छाया यहाँ रहेगी क्या? राजेश्वरी की आंखें भर आईं। उसने अपनी मिट्टी की महक महसूस की और नीलिमा जी को कॉल किया। माफ कीजिए, मैं शहर नहीं छोड़ सकती, मेरा काम यहीं अधूरा है। राजेश्वरी के इनकार से नीलिमा कपूर भी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, राजेश्वरी जी, आपने मेरे लिए एक नया नजरिया खोल दिया। अगर आप गांव नहीं छोड़ सकती, तो हम अपना प्रोजेक्ट यहीं लाते हैं। और इस तरह अर्बन थ्रेड डिजाइनर्स ने गांव में ही अपना ग्रामीण महिला डिजाइन यूनिट शुरू किया। अब गांव की औरतें न सिर्फ देश भर में अपने डिजाइन भेजने लगी, बल्कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके प्रोडक्ट बिकने लगे। गांव का नाम राजेश्वरी महिला ग्राम से जाना जाने लगा। राजेश्वरी ने गांव की मुख्य चौक में एक शिलालेख लगवाया, जिस पर लिखा था, हमने पैसा नहीं, पहचान चुनी। हमने शहर नहीं, मिट्टी की सौगंध खाई। जब सास बहू साथ चलें, तो चूल्हा भी मशाल बन जाता है। असली सफलता वही है जहां हम अपनी जड़ों को न भूलें। दौलत तो शहर देता है, पर सम्मान और आत्मा गांव की मिट्टी में पलते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे एक अमीर बहू, जिसने अपने ससुराल को माफ कर अपनाया, गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और बड़े बड़े ऑफर ठुकरा कर अपने गांव की मिट्टी से जुड़ी रही। भाग 5 में कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जब सास बहू की मेहनत को देश भर में पहचान मिलती है। एक दिन गांव की पंचायत में एक चिट्ठी आई। भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नारी गौरव सम्मान समारोह के लिए राजेश्वरी और सुमित्रा देवी का चयन किया गया है। गांव में ढोल बजने लगे, हर ओर मिठाई बंटी। सास बहू को एक खास विमान से दिल्ली बुलाया गया। राजेश्वरी बोली, माँ जी, आपकी मेहनत के बिना ये मुमकिन नहीं था। सुमित्रा देवी ने उसकी हथेली थाम ली। बहू, मेरी तो बस आंखें खुली थीं, मगर रास्ता तूने दिखाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मंच पर बैठी थीं देश की बड़ी बड़ी महिलाएं, आईएएस अफसर, डॉक्टर, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता। उसी मंच पर सुमित्रा देवी, जो कभी लालच में अंधी थी, और राजेश्वरी, जो कभी टूटी हुई बहू थी, को बुलाया गया। भारत की महिला मंत्री ने मंच से कहा, इन दो महिलाओं ने दिखा दिया कि बदलाव सिर्फ सरकार नहीं, घर की रसोई से भी शुरू हो सकता है। राजेश्वरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस एक छोटी सी कोशिश की है कि सास बहू एक दूसरे की दुश्मन नहीं, सबसे बड़ी साथी बने। अगले दिन देश भर के न्यूज चैनल्स और अखबारों में छपी हेडलाइन थी, क्वोट, उनकी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनी।
सोशल मीडिया पर हैशटैग सास बहू की जोड़ी ट्रेंड करने लगा। गांव की महिलाएं अब न सिर्फ ऑर्डर लेती थी, बल्कि खुद दूसरों को ट्रेनिंग देती थीं। सास बहू प्रशिक्षण केंद्र अब राष्ट्रीय महिला उद्यमिता केंद्र बन चुका था। एक दिन यूएन विमेन ऑर्गेनाइजेशन से भी इनविटेशन आया। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें अपने अनुभव साझा करने बुलाया गया। राजेश्वरी और सुमित्रा देवी ने स्वीकार किया, पर शर्त के साथ, हम बाहर जाकर नाम नहीं कमाना चाहते, बस गांव की हर लड़की को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो भी कर सकती है। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में वो बात कही जो आज भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। हमें शहर में सम्मान नहीं चाहिए, हमें अपनी मिट्टी में आत्मसम्मान चाहिए। अब हर साल 5 बहुएं और 5 सासें इस गांव में आती, यहाँ रहकर सीखती और अपने गांव जाकर नया परिवर्तन लाती। राजेश्वरी अब माँ बहू मिशन नाम से एक संस्था चलाने लगी थी, और सुमित्रा देवी अब वो सिर्फ राजेश्वरी की सास नहीं थी, वो दादी अम्मा बन चुकी थी, जिनसे सैकड़ों लड़कियां सलाह लेने आती थीं। रिश्तों में अगर क्षमा हो तो परिवर्तन मुमकिन है, और जब महिलाएं सास बहू बनकर नहीं, साथी बनकर चलें, तो क्रांति की शुरुआत होती है।